यस। मैं डॉक्टर कर्नावत का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्राइम फ्री भारत पर चर्चा करेंगे। क्राइम फ्री भारत, जैसा कि आपको विदित है, इसके पहले स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा डॉक्टर महेंद्र कर्नावत का एक परिचय दे देते हैं इनके लाइफ के बारे में। तो डॉक्टर कर्नावत, ही इज बेसिकली MBBS डॉक्टर। आप एक समाज सेवी हैं। आपने अल्कोहल को और दारू को जिसको कहते हैं, तो उसको रोकने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए और गांधीयन फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत काम किया है। आपका जीवन अपने आप में एक तपस्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी की मंशा जो है एक ही होती है। मंशा ये होती है कि समाज में एक अनुकूल परिवर्तन लाया जाए, समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाया जाए जिस परिवर्तन के माध्यम से एक लोगों की सोच में, लोगों के आचरण में, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए और उस परिवर्तन से लोग बाग अच्छा महसूस करें। वो परिवर्तन ऐसा हो जिसमें कि समाज में एक अनुकूल विचारधारा हो, समाज में जो है एक खुशी का माहौल हो। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हकीकत है वो इससे बहुत भिन्न है, बहुत विपरीत है, बहुत उसमें दिक्कत है। देखा जाए तो दो तरीके की प्रोसेसेस इसमें काम कर रही हैं इस समय। एक प्रोसेस है जो कि अंदर से बाहर की ओर है। तो कोई जो है क्राइम फ्री भारत विचारण और आचरण जो है ना, सुधार मंच के बतौर काम कर रहा है। हमारे एक रामकृष्ण गोस्वामी जी हैं, वो पिछले 20 साल से लगभग इसी उसमें लगे हुए हैं। ईसा फाउंडेशन, श्री श्री रविशंकर गुरुदेव फाउंडेशन, ब्रह्म कुमारी आश्रम फाउंडेशन, बहुत सारे जो है इस तरीके के स्पिरिचुअल गुरुस लगे हुए हैं जो कि अंदर से जगाकर आचरण में एक अनुकूल परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस अनुकूल परिवर्तन के कारण वो उनके विचारों में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप लोग अंदर से बाहर की यात्रा में कर रहे हैं, वही चीज हम बाहर से अंदर की यात्रा में कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नजरिया अलग है। जैसे क्राइम फ्री भारत जो है 5 सर्टेनिटी को दे रहा है। सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम विदाउट विजिटिंग थाना, इवन विदाउट विजिटिंग थाना। दूसरी सर्टेनिटी वो दे रहा है सर्टेनिटी ऑफ द डिटेक्शन। और वो सर्टेनिटी डिटेक्शन कब दे रहा है? जबकि उसी समय जो है वो आम आदमी को राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, पुलिस ऑफिसर को डीवर्डन और डी स्ट्रेस कर रहा है, उसको जो है स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट दे रहा है, हिस्टोरिकल डाटा को जो है वो ले जाकर जो है उसको रियल टाइम सपोर्ट दे रहा है। जो बहुत सारे क्रिमिनल्स के फोटोग्राफ हैं, एक कैलकुलेशन करके कि हु मे कमिट दिस क्राइम, उसके फोटोग्राफ रियल टाइम बेसिस पे पहुंचा रहे हैं। यदि नया क्रिमिनल है और उसके फोटोग्राफ सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो डिजिटल पोर्ट्रेट 1 से 2 मिनट के अंदर उसका बनाया जा सकता है गवाहों के फीडबैक के आधार पर। तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही एक अनुकूल सा एक सपोर्ट सिस्टम एक पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है। और उसके कारण वो ऐसे बहुत सारे साक्ष्यों को जो है वो कैप्चर कर सकेगा जो अभी उसके रडार में नहीं है। वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के भी एविडेंस को कैप्चर कर पाएगा। और उन सब एविडेंस को 3 सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी।
उसके तहत वो जो है उनको वो कर भी पाएगा। तो एक अपने आप में एक बड़ी यात्रा है, एक बड़ा सपोर्ट है पुलिस ऑफिसर को। और पुलिस ऑफिसर का कल जो है एक बहुत बड़ा आत्मसम्मान होगा, क्योंकि वो लगभग सभी केसेस को डिटेक्ट कर पाएगा। फिर जो है सिस्टम कोर्ट को मदद कर रहा है, कोर्ट की समन्स वारंट के जारी करने में मदद कर रहा है, उसकी तामीली में मदद कर रहा है। तो कल जो समन्स वारंट हैं वो पुलिस ऑफिसर को तामील नहीं करना पड़ेंगे, वो सीधे सिटीजन और वॉलंटियर्स के माध्यम से तामील होंगे, और इसके लिए लोगों को एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी। आगे चल के जुडिशरी से तारतम्य बिठा के उनको कॉन्फिडेंस में लेके हमारा विचार है कि हम एक ट्रांसपेरेंट वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जो कि पूरा तरह से लीगली एक्सेप्टेबल होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, बहुत ही एक्सपीडियस होगा, और हम बड़ी संख्या में जो है बहुत प्रॉम्प्टली केसेस को डिसाइड कर पाएंगे, और वो भी बिना कोर्ट जाए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि थाने में बिना जाए आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, आगे चल के कोर्ट का ट्रायल भी बिना कोर्ट में जाए हुए भी संभव हो सकेगा। फिर हम इसके एक कदम और आगे जाएंगे, और हम जो है ना सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन के बाद सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन पे पहुंचेंगे, और हम अधिकांश लोगों को हम वो कर पाएंगे। हम उनको स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत हम उनको अपराध करने के पहले रोक पाएंगे, और यदि तैयारी अपराध है तो हम तैयारी में उनको प्रोसिक्यूट कर पाएंगे, और यदि वो तैयारी अपराध नहीं है तो हम उसको अटेम्प्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे, और यदि अटेम्प्ट का भी हमारे पास वो नहीं है तो हम उनको प्रिवेंटिव सेक्शन में प्रोसिक्यूट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसको क्राइम करना विल नॉट बी एन ऑप्शन। और जब हमें इतनी सब चीजें मालूम है तो हम फाइनली फिफ्थ सर्टेनिटी पे पहुंचेंगे, सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो जब हमें सब कुछ ही मालूम है तो हम क्रिमिनल को क्रिमिनल क्यों रहना दें। तो हम उसको जो है ना उसके स्किल सेट को पहचानेंगे, उसको जो है कोई नई ट्रेनिंग की जरूरत है वो ट्रेनिंग देंगे, यदि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, और हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। और जो हमारा रिहेबिलिटेशन है उसके कारण जो है क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं रहेगा, और चूंकि क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं रहेगा इसलिए वो जो है समाज में कम अपराधी रह जाएंगे। इसमें जो है 5 रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही हैं, तो आगे चल के पर कैपिटा इनकम विल बी ग्रोइंग नॉट लेस देन 3 टाइम्स। हमारी जीडीपी जो है ना लगभग 5 गुना बढ़ेगी, और हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच पाएंगे, और एक भारतवर्ष एक बहुत ही समृद्धशाली देश हो पाएगा। तो आप जो है अल्कोहल से समाज को बचाने का, आप जो है बच्चों को पढ़ा के उनको जो है सुविज्ञ बना के अच्छा नागरिक बनाने के लिए, और आप जो गांधी सेवा आश्रम और उसके माध्यम से जो परिवर्तन ला रहे हैं, वो जो है आपके अंदर से बाहर की यात्रा है, और हम इस बाहर की यात्रा और हम बाहर से अंदर की यात्रा करके हम एक ही सिक्के के 2 पहलू बन रहे हैं। तो मेरा आपसे इस इनिशियल ब्रीफिंग के बाद मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव से इस क्राइम फ्री भारत अभियान की जो सोच है, जो मिशन है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और मॉड्यूल बन चुके हैं। इसको नेशनल पुलिस मिशन के रूप में जो है बीपीआरएनडी ने और एमएचए ने मान्यता प्राप्त जो है दी है, और मैं 2 जो नेशनल पुलिस मिशन है इनका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 29 को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बनाई जाए। तो आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट कमेटी, और उसमें बीपीआरएनडी के और एनसीआरबी के ऑफिसर रहेंगे। इसको कल को बुलाना। पहले ये रेलवे के क्षेत्र में काम करेगी, और फिर इसके बाद इसको एक्सपांड करके हम कम्युनिटी भारत को भी इसमें जोड़ पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ जो है मैं आप मेरा नंबर आ रहा है महेंद्र कोमावत जी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, और
मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने ज्ञान से क्राइम फ्री भारत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे जो है हम बदलाव ला पाएंगे और उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या प्रश्न हैं, क्योंकि ये 1-to-1 ओपन सेशन है, तो आप कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, जो भी आप चाहें वो पूछ सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अब मैं जो है माइक आपको सुपुर्द करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ जो है आप जो है पहले अपने विचारों को व्यक्त करें और फिर जो है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके जेहन में यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो व्यू कर रहे हैं, जो लोग बाग लाइव इसको देख रहे हैं, यदि उनकी ओर से कोई प्रश्न प्राप्त होंगे तो वो प्रश्न भी आप मुझसे भी पूछ पाएंगे और हम आपसे भी पूछ पाएंगे। डॉक्टर महेंद्र कर्णावत। आदरणीय गुप्ता साहब, बैठक में उपस्थित विद्वजनों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपराध मुक्त भारत। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज की जब हम बात करते हैं तो इसके मूल में आता है व्यक्ति। व्यक्ति का यदि सुधार हो जाएगा तो समाज स्वयं सुधर जाएगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि व्यक्ति को बदला कैसे जाए। इसके मूल में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि व्यक्ति अपराध तब करता है जब वह भूखा होता है, जब गरीबी से त्रस्त होता है, बेरोजगार होता है और शराब और अन्य व्यसन का आदी होता है, या उसके मन में बदला लेने की भावना पैदा हो जाती। आज़ादी के दिनों में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में थे। रात्रि के समय एक नौजवान व्यक्ति उस आश्रम में घुसा और आश्रम की रसोई के अंदर वहाँ से कुछ रोटियां चुराई। आश्रम वासियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरे दिन सवेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया। कहा, बापू, ये नौजवान रात में चोरी छिपे अपने आश्रम में आया और रोटियां चुरा रहा था। गांधी जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोला, बेटे, तुम चोरी क्यों करने आए? उसने कहा, मैं बापू बहुत दिनों से भूखा हूँ और भूख के कारण मैं आपके रसोई घर में गया और वहाँ से केवल रोटियां चुरा करके अपनी भूख को शांत किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। महात्मा गांधी ने यह सुनते ही अपने सहयोगियों से कहा कि इस व्यक्ति को तुम रसोई घर में ले जाओ, इसको भरपेट भोजन कराओ और उसके बाद मेरे पास लेकर के आओ। मेरा मानना है कि महात्मा गांधी एक मनोचिकित्सक थे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने उस नौजवान का मन से निरीक्षण किया और जब वो व्यक्ति वापस उनके पास लाया गया तो उसने पूछा, बेटा ये बताओ तुमने चोरी क्यों की? मेरे चोरी का करने का कारण केवल पेट की भूख थी। तो क्या तुम अब काम करना पसंद करोगे? उसने कहा, हाँ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस व्यक्ति को अपने आश्रम का मुख्य चौकीदार नियुक्त कर दो। और यही व्यक्ति आगे जाकर के गांधी का साबरमती आश्रम का मुख्य लोककर्मी बना। तो हम देखते हैं कि अपराध के मूल में भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है और व्यसन है। जब तक ये 4-5 चीज़ें हमारे समाज से दूर नहीं होगी तब तक हम अपराध मुक्त भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपराध मुक्त भारत होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम जनता को जागरूक करें और उन्हें शिक्षित करें। मुझे अवसर मिला है अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ उनकी पद यात्राओं में लंबा साथ रहने का, और इस दौरान मैंने बहुत से वाक़ये देखे हैं, अनुभव किए हैं। पिछले 4-5 वर्षों से हम राजसमंद जिले के अंदर जो राजपूत बहुल गांव है, बीम तहसील है, वहाँ पर शराब के खिलाफ काम कर रहे हैं। बरजाल, मंडावर और बहुत से गांव हैं। काछबली प्रमुख गांव था, काछबली, जहाँ पर 2016 के अंदर वहाँ की महिलाओं ने एक निर्णय लिया कि हम शराब के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मैं उनके पास गया, उनके पास बात की। घूंघट की ओट में
सरपंच गीता ने जिस आत्मविश्वास के साथ बात की, उससे लगता है और लगा कि यह लड़ाई हम जीतेंगे। मैंने इन लोगों का साथ दिया और मार्च 2016 के अंदर आबकारी विभाग के अंदर एक प्रस्ताव है कि यदि ग्रामीण लोग शराब की दुकानें नहीं चाहते हैं तो मतदान के द्वारा वो बंद करवा सकते हैं। फरवरी और मार्च 2016 में मेरा एक पांव राजसमंद रहा और एक पांव काछबली रहा, और मार्च की 29 तारीख को वहां पर सरकार ने अंतिम मतदान कराया और उस अंतिम मतदान के अंदर हम विजयी हुए और कानूनन रूप से हम काछबली के अंदर शराब का ठेका बंद कराने में सफल हुए। यही क्रम 2017 में बरजाल ग्राम में चला, 2018 में मंडावर गांव में चला, और ये तीनों गांव आज शराब के ठेके से मुक्त हैं। जब मैं इन गांवों की महिलाओं से बात करता था प्रचार प्रसार के दौरान, तो वो मुझे कहती थी कि शराब के नशों के अंदर हमारे पति इतनी हमारी पिटाई करते हैं कि हम सवेरे उठ करके काम भी नहीं कर पाते, और शराब पीने के लिए वे घर का गेहूं भी बेच देते हैं, मक्का भी बेच देते हैं, बर्तन भी बेच देते हैं। अब आप बताइए डॉक्टर साहब, हम कैसे खाना बनाएं? मैं बहुत से उन घरों के अंदर गया हूँ जहाँ शाम का खाना बनाने के लिए आटा नहीं था, सब्जियां नहीं थी, दालें नहीं थी। और आज जब ये तीनों गांव शराब से मुक्त हुए और मैं वहाँ पर जाता हूँ और बात करता हूँ, तो वो महिलाएं मुझे कहती है कि जो 100% घरेलू हिंसा थी, महिलाओं की पिटाई करने की, बच्चों की पिटाई करने की, वो अब खत्म होकर के केवल 10% रह गई। इन महिलाओं ने घूंघट की ओट के अंदर शराब के होने वाले खतरों से जो मुझे परिचित कराया, उसे सुनकर कि मैं दंग रह गया कि जो शराब के पोचे सड़कों पर फेंक दिए जाते थे, उनको स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा कर लेते थे और उसको चूसते थे, और वो भी शराब के आदी बन रहे थे। आज भीम तहसील के जिन गांवों में सरकारी शराब के ठेके बंद हुए हैं, वहाँ के बच्चे शराब की आदत से छूटे हैं। वहाँ पर रास्ते के अंदर 8 बजे बाद जाना किसी बाहर के आदमियों का संभव नहीं था। आज वो नकबजनी और वो लूटने की सारी वारदातें इन गांवों के अंदर बंद हुई है और वहाँ पर आदमी का जनजीवन सामान्य हुआ है। और महिलाओं का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो घरेलू हिंसा होती थी वो वहाँ पर रुक गई है, और पैसा जो शराब के कारण बचा वो उन्होंने अपने मकान बनाने के ऊपर लगाया, अपने बेटे बेटियों की शादियों के अंदर लगाया। तो इस तरह से मैंने इन 5 सालों के अंदर महसूस किया कि शराब हमारे राजसमंद जिले की एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण कि घर बर्बाद हो रहे हैं। अभी भी केलू खपरेल के मकान इन गांवों के अंदर हैं और वहाँ का बच्चा अशिक्षित है। यदि हम चाहते हैं कि अपराध मुक्त भारत बने, तो मेरा आपसे निवेदन है गुप्ता साहब कि देश की जितनी जिला स्तर के ऊपर बंदी गृह हैं, जिन्हें जेल कहा जाता है आमतौर की भाषा में, उन बंदी गृहों के अंदर एक कार्यक्रम चलना चाहिए कि जो भी बंदी हैं उन बंदियों को हम कार्यक्रम का प्रशिक्षण दें, रोजगार का प्रशिक्षण दें, और यदि ये प्रशिक्षण हम उनको दे सके तो वे वहाँ से छूटने के बाद में अपने घरों के ऊपर लघु कटु उद्योग लगा करके अपनी आजीविका चला सकेंगे। रोजगार का प्रशिक्षण हम गांवों में नहीं दे वे भी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक जेल के अंदर 100-150 अपराधी होते हैं। उसमें से मेरा आपका मानना है, जो रिपोर्ट आपके पुलिस विभाग की आई है, कि लगभग 10 से 20% ऐसे अपराधी हैं जो आदतन अपराधी हैं, जो एक अपराध के अंदर जेल में जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर जेल में आते हैं। लेकिन 70 से 80% अपराधी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी नहीं हैं। उन 70-80% अपराधियों को यदि हम आजीविका का प्रशिक्षण दे सकें, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, सूत काटने का, कपड़ा बनाने का, कंप्यूटर सिखाने का, साबुन बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, तो शायद ये उनकी इस आदत को बदल देगा। इसलिए हम समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दे करके और उसी के साथ जागरूकता ला करके हम अपराध को कम कर सकते हैं। शिक्षा की स्थिति भी हमारी बहुत विचित्र हो गई है। शिक्षा 2 तरह की होती है, ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। ग्रहण शिक्षा आज की प्रमुख बन गई है। बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है और स्कूल से कॉलेज से निकल जा रहा है और डिग्री लेकर के वो अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता है। लेकिन जो शिक्षा उसने ग्रहण की है, मानवीय मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, शाश्वत मूल्यों की, वह शिक्षा उसके आचरण में नहीं आ पा रही है। और यही कारण है
कि हमारे देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम आजीवन शिक्षा जिसे ग्रहण किया जाए, जो कुछ हमने शिक्षा में ग्रहण किया है उसको हम अपने जीवन में उतारें, हमारी कथनी करने के अंदर अंतर नहीं रहे। और यदि ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारा समाज अपराध मुक्त हो जाएगा। अपराध का मैं अपने जीवन के 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि गुजरात के अंदर जब अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाप्रज्ञ जी की अहिंसा यात्रा चल रही थी और गुजरात का मसदी गांव आता है, उस गांव के अंदर मैं उनके साथ में था। वहाँ पर हिंदू मुसलमानों की आपस में झगड़ा होने का बिल्कुल प्लान रच दिया गया था। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो गए थे। ये घटना है जब गोधरा हत्याकांड हुआ था और आचार्य महाप्रज्ञ जी को गुजरात की यात्रा पर थे और उस समय लोगों ने आकर के कहा कि हमारे गांव के अंदर 1-2 दिन में दंगा होने वाला है और दोनों कौमों ने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसी समय वहां पर सभी समुदाय के जो प्रमुख थे उन लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनको कहा कि देखो, अगर संघर्ष करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। हिंदुओं को भी यही रहना है, मुसलमानों को भी यही रहना है। इसलिए यदि शांति से रहना चाहोगे, रोजगार को बढ़ाओगे, अपनी आमद को बढ़ाओगे, तो तुम यहाँ पर प्रेम से और शांति से रह सकोगे। और यदि झगड़ा करोगे तो जैसे गोधरा और दूसरे नगर हैं वो बर्बाद हुए हैं, वैसा तुम्हारा मसदी गांव भी बर्बाद हो जाएगा। लगभग 1 घंटे की आपसी चर्चा के बाद में दोनों तरफ के लोग इस बात के लिए तैयार हुए कि हम दंगा नहीं करेंगे और ये हथियार वापस लौटा देंगे और हम रोजगार का प्रशिक्षण लेकर के अपने ग्रामवासियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए गुप्ता साहब, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी जेलें हैं उन जेलों के अंदर रोजगार प्रशिक्षण का यदि कार्यक्रम चलेगा, यदि जेल में स्थान कम है तो वहाँ पर जो स्कूल हैं वहाँ से हम कंप्यूटर की शिक्षा दिला सकते हैं, वहाँ पर ग्रामोद्योग जो है वहाँ पर हम हथकरघा की शिक्षा दिला सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। और घरेलू सामान जो बनते हैं, साबुन, अगरबत्ती, इनका प्रशिक्षण अगर हम 80% कैदियों को दे सके तो हम भारत को अपराध मुक्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अपराध के मूल के अंदर बेरोजगारी है, भूख है, गरीबी है और बदला लेने की भावना है और ईर्ष्या लेने की भावना है। हमारे जो समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने हिंसा को 3 रूप में बांटा है: आरंभजा हिंसा, विरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। आरंभजा हिंसा हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है क्योंकि हमें रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, इसलिए हमें खेती करनी पड़ती है। वो हिंसा हमारे शरीर की आवश्यक होती है। और विरोधजा हिंसा वो होती है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पर हमला करता है, जैसे सांप हमें काटने के लिए आता है, या भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत चीन का युद्ध होता है, या आतंकवादी बम बरसाते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो विरोधात्मक हिंसा होती है। और तीसरी हिंसा होती है संकल्प पूर्वक हिंसा, संकल्पजा हिंसा। जब व्यक्ति अपना बदला लेने के लिए ये निर्णय करता है कि मुझे इस व्यक्ति को मारना है और वो अपराध कर सकता है। इसलिए समाज से विरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा, इसको हम हिंसा के जो कारण हैं और हिंसा को कैसे दूर किया जा सकता है उसको बता करके ही हम एक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से इस समाज को अपराध मुक्त समाज बना सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति बदल सकता है। सम्राट अशोक ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उस समय हजारों व्यक्ति मारे गए, लेकिन जब महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया तो उसके बाद सम्राट अशोक इतना बदला कि वो आज भारत के इतिहास के अंदर याद किया जाता है। मुझे एक उदाहरण बम्बई का भी याद आ रहा है, नारायण भाई सिंधी का। नारायण भाई सिंधी पहले मांस विक्रय का काम करते थे। रोज बकरों को, गायों को, भेड़ों को काटते थे और वो उनका मांस बेच करके अपना परिवार चलाते थे। वो आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के संपर्क में आए और उनसे अध्यात्म की भाषा सीखी। उसके बाद में नारायण भाई सिंधी ने, जो प्रतिदिन इतनी हिंसा करता था, अपने उस कत्ल खाने को बंद किया और दूध की दुकान लगाई। और दूध की दुकान लगा करके जो व्यक्ति हिंसक था वो अहिंसा की तरफ बढ़ा, जो व्यक्ति रोज अपराध करता था वह व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने का एक प्रारंभ किया। तो अपराध रोकने के लिए आवश्यक है कि जो हमारी मानसिक जो बीमारी है उस मानसिकता को भी हम बंद करें। शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ हो रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से हम बीमार हो रहे हैं।
मानसिक बीमारी यदि हमारी खत्म हो जाएगी तो हम समाज को एक अच्छा संदेश दे पाएंगे, एक स्वस्थ समाज बन पाएगा और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। जो कल्पना हमारे मध्य प्रदेश के डीआईजी मैथिली शरण गुप्त साहब ने की है, वह कल्पना हमारी साकार हो पाएगी। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है और आप सब लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, इसके प्रति मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राजसमंद राजस्थान का वह जिला है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सम्रा हल्दी घाटी है, श्रीनाथ जी हैं, द्वारकाधीश जी हैं और विश्व धरोहर कुंभलगढ़ का दुर्ग है। और हल्दी घाटी से पहला आज़ादी का संदेश, स्वतंत्रता का स्वर्णात महात्मा राणा प्रताप ने किया था। मैं आप सभी को राजसमंद का परिचय भी देते हुए आपका आभार अभिव्यक्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर महेंद्र कर्णावत जी। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि हमारी और सोच आपकी सोच में थोड़ा सा फैलाव में केवल फर्क है। जैसे आप जो है कह रहे हैं जो जेल में कैदी हैं और हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम को तो हर अपराधी के बारे में मालूम है, उसके एसोसिएट्स के बारे में मालूम है, वो कहाँ घूम रहा है ये मालूम है, उसने कब क्या खरीदा ये मालूम है, उसके पास कब कौन सी नई शर्ट आई है, कब नई गाड़ी आई है, उसको सब कुछ मालूम है और वो उसे क्राइम से मैप कर पा रहा। अब सवाल ये उठता है कि उसे हम अपराध करने दें, फिर जेल जाने दें और फिर जेल में जाने के बाद हम उसे रिहैबिलिटेट करें या जेल के बाहर ही रिहैबिलिटेट कर दिया जाए? नहीं, जेल के बाहर भी होना। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम उसको जेल तक पहुंच जाने देते हैं तो फिर जो है वो एक हार्डन्ड क्रिमिनल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है, हम व्यक्तियों को जेल तक पहुंचाते हैं सर। हमें जेल तक नहीं पहुंचाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इसमें जो है जो पांचवी सर्टेनिटी है, दैट इज द रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्योंकि आप हर क्रिमिनल को पहचान रहे हैं, आप उनके एसोसिएट को पहचान रहे हैं, आपके पास वॉलंटियर के रूप में पूरे देश की 130 करोड़ जनता भी है, उनको ट्रेन करके उनसे के माध्यम से जो है हर क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता है। उसकी बाकायदा पूरी स्टडी हो सकती है कि उसके पास क्या स्किल सेट है, उसको क्या ट्रेनिंग दी जाना है। ये चीज हम सोचें कि वो अगरबत्ती बनाएगा क्या बनाएगा, हमें सोचने की बजाय ये हम उसे सोचने का मौका दें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो स्किल सेट उसके पास है उसी स्किल सेट को हम आगे बढ़ाएं और उसमें जो है ना उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दें, स्टेट की तरफ से उसे स्टेट गारंटी दें और यदि उसके कारण यदि अनजाने से किसी को कोई नुकसान भी हो जाता है तो उसकी भरपाई स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऐसा उसमें प्रावधान हमने अपने मिशन में रखा है। क्योंकि जो अपराधी होता है उसकी प्रॉब्लम विश्वसनीयता की भी होती है। तो यदि उसके पास कोई हुनर है भी तो समाज उसको ग्राह्य नहीं करता है, उसके पास अपराधी होने का तमगा लगा रहता है। तो यदि हम उसको उस सब चीजों से यदि बाहर निकाल के ला सकते हैं, अपराधी का जो तमगा है उससे जो है उसका रिहैबिलिटेशन बाधित ना हो, यदि हम ये प्रक्रिया का हिस्सा बना देते हैं तो हम सर्टेनिटी के साथ लोगों को रिहैबिलिटेट कर पाएंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा काम जो है वो कैसे हो और कौन करे, ठीक है ना। तो एक जो चीज ये है कि मैं आपको ये बनाना चाहता हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर 84 बैच का और 7.5 साल में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ। अभी रिसेंटली ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। आपने अपने संबोधन में मुझे डीआईजी कहा, संभवतः या तो स्लिप ऑफ टंग होगा या आपको जानकारी नहीं होगी। तो इस पूरे मिशन को कंसीव किया गया है, उसे जो है होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया गया, वहां से वो बीपीआरएनडी के पास पहुंचा और 2017 में जीआरपी हेल्प एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम को नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता प्राप्त हुई और 2019 से क्राइम फ्री भारत जो है नेशनल पुलिस मिशन को
मान्यता प्राप्त हुई है और अभी 29 अक्टूबर मतलब कुछ दिन पहले ही जो है इसकी रिव्यू मीटिंग हुई थी और इसे सिद्धांतता जो है मान्य कर लिया गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे जो है प्रोजेक्ट लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें बीपीआरएनडी के अधिकारी रहेंगे और एनसीआरबी के अधिकारी रहेंगे। लेकिन लोग बाग मुझसे ये प्रश्न ये जरूर बार बार पूछते हैं कि क्या नेताओं को ये ग्राह्य होगा। तो सवाल ये उठता है कि नेताओं को ग्राह्य क्यों नहीं होना चाहिए। नेता जो है उन्हें जनहित की हर बात सोचना चाहिए। क्या नेताओं को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये जान के मुझे मेरे मन में बहुत वेदना होती है कि क्या कारण है कि जो अंग्रेजों ने 1861 का पुलिस एक्ट बनाया है, ये पुलिस एक्ट उन्होंने फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस को कुचलने की दृष्टि से बनाया था। फिर क्या कारण है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बावजूद भी हमारे नेताओं को वो पुलिस एक्ट इतना अच्छा लग रहा है, इतना मनभावन लग रहा है, उसके मोह से वो अपने आप को वंचित नहीं रख पा रहे हैं। हमारे राजनेताओं की रुचि जो है पुलिस का यूज अब्यूज और मिसयूज करने की प्रवृत्ति क्यों है। वो जो है अपने आप को पॉलिसी फॉर्मेशन के डोमेन में ना रखकर एग्जीक्यूटिव डोमेन में जाके पुलिस के कार्य में इंटरफियर भी करते हैं, अपराधियों को संरक्षण भी देते हैं। तो जब तक हम जो है इस बिंदुओं पे चर्चा नहीं करेंगे तो हम टेक्निकल सॉल्यूशन बना लेंगे। ढेर सारे मॉड्यूल्स जो है ना ऑलरेडी बन चुके हैं, 54 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, तो बाकी मॉड्यूल्स भी बहुत तेजी से बन रहे हैं। तो मुझे उसमें कोई संशय नहीं है कि हम बहुत पावरफुल ढंग से जो 5 सर्टेनिटी की बात हम कर रहे हैं वो हम ले आएंगे। लेकिन हर कोई ये क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि क्या ये पॉलिटिकली ग्राह्य होगा, क्या ये राजनेता इसे होने देंगे। तो ये बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजनेता हर अच्छे काम को क्यों नहीं होने देना चाहते। उनका अपना स्वार्थ जो है जनहित से ऊपर कैसे है। आप ये देखिए, यदि आप एक चपरासी की नौकरी भी चाहते हैं तो आपको सच्चरित्र होना आवश्यक है। आप बात समझ रहे कि नहीं? तो हाँ, तो आपको जो है सच्चरित्र होना जरूरी है। फिर क्या वजह है कि एक राजनेता जो इतने जिम्मेवार पद पर रहता है वो जो है मर्डरर है, वो रेपिस्ट है, उसने ढेर सारे अपराध किए हुए हैं। और एक बड़ा कुंठा और ये वेदना का विषय है कि इस बारे में पीआईएल उच्चतम न्यायालय में लगाई जा रही है। आपको जानकारी होगा अभी उच्चतम न्यायालय ने इसको डिसाइड किया है और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारी सीमा है। ये तो नेताओं को, राजनेताओं को खुद कानून बनाना चाहिए और उनको ये कानून बना के लाना चाहिए जिससे कि अपराधी राजनीति में ना आए। लेकिन राजनेता ऐसा कानून क्यों नहीं लाना चाह रहे? क्या ये वेदना का विषय नहीं है कि 43% जो है लोग बाग क्रिमिनल्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि ये भी मान लिया जाए कि कुछ अपराध उनके विरुद्ध इसलिए कायम हो जाते हैं क्योंकि जब वो किसी जनता की मांग को आगे लेके जाते हैं उस समय जो है संभवतः उनके जो कृत्य हैं उनको कहीं अपराधिक परिभाषा में लपेट के हो सकता है उनके विरुद्ध कुछ ऑफेंस कायम हो जाए, तो हम उनको उन ऑफेंसेस में उनको हम थोड़ा छूट देते हैं जो कि पब्लिक डोमेन के समय घटित हुए हैं। कम से कम जो शुद्ध जो है मर्डर, शुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डर, शुद्ध रेप, शुद्ध धोखाधड़ी, कम से कम ऐसे अपराधों के अपराधी तो कम से कम राजनेता नहीं बनना चाहिए। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने पक्की सोच के व्यक्ति हैं, वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, धारा जो है आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया है, यूनियन टेरिटरी बनाने का काम किया है, राम मंदिर का इशू भी सॉल्व हुआ है। हम ऐसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर से अपेक्षा करते हैं कि वो
निश्चित रूप से ऐसा कानून लाएं जिससे कि अपराधियों को राजनीति में जगह ना मिले। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि कोई कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसे बरगद का पेड़ नहीं बनने देना चाहिए। तो जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है कि 2 साल से ज्यादा जो है ना वो नहीं रहेगा, तो हम किसी के गुण की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि ही में बिकम ए पॉलिसी सपोर्टर, पॉलिसी एडवाइजर, लेकिन किसी को भी 2 साल से ज्यादा जो है उच्चतम पदों पर नहीं रहना चाहिए, 2 टेनवर से ज्यादा। और नए व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूं कि 2004 के बाद जो शासकीय सेवा में है उसे पेंशन का जो है प्रावधान हटा लिया गया है। तो एक ये बहुत ही नेगेटिव निर्णय लिया है, और ये नेगेटिव निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया है कि साहब इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। आप ये सोचिए कि जो शासकीय सेवा में, जो सिविल सर्विस में लोग हैं, यदि वो नौकरी में आते ही अपने रिटायरमेंट की चिंता पालने लगेंगे तो वो उनकी सोच, उनका चरित्र शुरू से ही दूषित हो जाएगा। तो हमने उनके चरित्र को दूषित करने का काम किया है। ये बहुत ही फॉल्टी निर्णय है। और यदि शासकीय सेवक को 40 साल की, 36 साल की, 35 साल की नौकरी के बाद यदि पेंशन नहीं मिलेगी 2004 के बाद, तो कोई वजह नहीं है कि आप एक दिन किसी हाउस में के मेंबर रह गए हैं और आपको जो है उसके लिए पेंशन मिले। मुझे बताया गया है कि लोगों को 5-5, 6-6 पेंशन मिल रही हैं। एमपी जो है ना लोकसभा के भी वो सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं तो राज्यसभा की पेंशन पा रहे हैं, वो एमएलए रहे हैं तो एमएलए की पेंशन पा रहे हैं, एमएलसी रहे हैं तो उसकी पेंशन पा रहे हैं। तो 5-5, 6-6 पेंशन पा रहे हैं। हमारी राजनीतिक सोच की ये निर्लज्जता जब तक रद्द नहीं होगी, जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है हम अपने देश को अपराध मुक्त नहीं बना पाएंगे। लिहाजा मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि वो इस पे गौर करें और नियमों में परिवर्तन करें। नंबर 1 पुलिस एक्ट को जो है ना बदलें। दूसरा, जो अपराधी लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनको नियम के तहत अच्छा नियम लाके उनको इस रेस से बाहर किया जाए। विकास दुबे जैसे लोग और बाकी वैसे लोग जो है वो पॉलिटिक्स में ना आ पाए, इसका जरूर ध्यान दिया जाए। और मैं तो एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि जब तक हम ये शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अपराध मुक्त भारत की सोच को कहीं ना कहीं कुचला जाएगा, क्योंकि अपराधियों का राजनीति में उपयोग हो रहा है। जब अपराधियों का राजनीति में उपयोग होगा तो राजनीतिज्ञ जो है वो अपराधियों से परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो अपराधी चाहिए उनको पॉलिटिकल काम में सपोर्ट देने के लिए। ये जो है पार्टनरशिप जो है अब स्वतंत्र भारत में नहीं चलना चाहिए। ये भी बड़ा खेद का विषय है कि ऐसा आपने क्या कर दिया है कि आप जो है बड़े बड़े से 20 बाय 20 के होर्डिंग बना रहे हैं, लगा रहे हैं अपने जन्मदिन के। जरा अपने आचरण में देखिए, यदि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है तो आपके जन्मदिन के होर्डिंग क्यों लगना चाहिए? जो लोग आपके नाम के होर्डिंग लगा रहे हैं वो आपसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये होर्डिंग लगा रहे हैं, और इससे जो है ना पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में विकृति पैदा हो रही है। इतने महंगे जो है एक एक पेज के और आधा पेज के जो है जन्मदिन के विज्ञापन छप रहे हैं, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। ये प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से शासकीय मनी का दुरुपयोग है, या वो जो है कहीं ना कहीं जो है ना ये भ्रष्टाचार में कन्वर्ट होता है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फेवरशिप में कन्वर्ट होता है। इस पे निश्चित रूप से जो है ना अंकुश लगना चाहिए। यदि हम क्राइम फ्री भारत लाना चाहते हैं तो हमें इन पहलुओं पर विचार करना ही होगा। यदि हम इन पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा आपसे एक चीज और मानना है, और एक चीज मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, इस संघर्ष को बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत के जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ऐसे हजारों सपोर्ट ग्रुप तैयार किए जाएं।
तो जैसे अज्यूम करिए आप जो है गांधी जो है आश्रम या शराबबंदी या जो भी विषय है, तो एक आप उसके राष्ट्रीय कन्वीनर बनिए, स्टेट कन्वीनर बनिए, या आप जो है ना स्टेट के कन्वीनर बनना, या आप जिले के ही कन्वीनर रहना चाहते हैं तो जिले के कन्वीनर बनिए, लेकिन ऐसे लोगों को खोजिए जो आपके राज्य के कन्वीनर बने, ऐसे लोगों को खोजिए जो अन्य राज्यों के जो है ना कन्वीनर लगे, जो कि आपकी सोच के लोग हों उनको। और हमें राष्ट्रीय कन्वीनर, राज्य कन्वीनर और जिला कन्वीनर बनाना चाहिए, और जिला कन्वीनर के बाद हमें तहसील और ब्लॉक कन्वीनर बनाना चाहिए, और फिर हमको ग्राम तक पहुंचना चाहिए, और हर लेवल पे इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी रहे। जो आप काम कर रहे हैं उसी के बारे में आप विचार करिए, और हर वीक जो हम लोग ओपन चर्चा करते हैं इसके वीडियो को भी सभी लोग सुने, विचारण करें और एक सपोर्ट ग्रुप पैदा करें। और वो सपोर्ट ग्रुप जो है वो जो आपकी क्राइम फ्री भारत संस्था है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर एवं अपराध मुक्तिकरण संस्था, इसका जो है ना इसको सपोर्ट करें। क्राइम फ्री भारत जो है एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको जो है सब्सक्राइब करें, और पब्लिक में अवेयरनेस लाके लाखों की संख्या में जो है ना लोगों को खड़ा करना होगा, अवेयर करना होगा। और इन लोगों को जो है ना समय वो नहीं रह गया है कि हम जो है इनको दिल्ली चलने की बात कहें, हम इनको आमरण जो है ना अनशन और उस तरह की बात कहें, वो सब कार्रवाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से भूखे पेट के लोग जो है ना उनकी आप एक दिन की रोजी रोटी और छुड़ा रहे हैं। और यदि उनके खिलाफ जो है ना कोई कार्रवाई होती है, लाठीचार्ज होता है, फलाना होता है, तो उनको हम आप और कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को अच्छा एक पाठ सुनाया है, बताया है कि हमें सॉलिडरिटी के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि हम एक नियत समय पे थाली बजाने का काम करें, हम मोमबत्ती जलाने का काम करें, हम जो जिस धर्म का है उस धर्म की जो है ना कोई प्रेयर जो है ना करे, और एक मॉरल सपोर्ट क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है ना यदि हम पहुंचा पाएंगे तो हम जो है राजनेताओं को ये विश्वास दिला पाएंगे कि पूरी जनता ये चाह रही है और ये उन्हें करना ही होगा। यदि वो इसे नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक नुकसान इस बात का उठाना पड़ेगा। तो जहां हम एक तरफ क्राइम फ्री भारत के लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, फिजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कहना चाहिए कि उसके लिए एक कानूनी ढांचा बना रहे हैं, एंट्री 65C के तहत नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम बना रहे हैं, जिससे कि उसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आधार मिले, जहां हम जो है ना आम जनता को राइट टू प्राइवेसी की गारंटी दे रहे हैं। रॉ डाटा पुलिस और बाकी लोगों के पास नहीं रहेगा, और वही हम जो है ना हम अपनी पुलिस को डीवर्डन कर रहे हैं, डी स्ट्रेस कर रहे हैं, नॉन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे शिफ्ट कर रहे हैं, और जो उसका मूल काम है उसमें उसकी ऐसी जो है ना मदद कर रहे हैं जो आज वो सोचने की स्थिति में भी नहीं है, और वो भी रियल टाइम बेसिस पे। लेकिन ये हो तब पाएगा जब जो है राजनीतिक सोच जो है आगे बढ़कर जो है इसमें आगे बढ़ेगी, और जो बातें मैंने कही हैं, चाहे वो 1861 का पुलिस एक्ट हो, चाहे क्रिमिनल्स जो हैं राजनीति में उनको बाहर रखने की बात हो, चाहे जो है पेंशन वाली बात हो, चाहे जो ये बड़ी बड़ी होर्डिंग और जन्मदिन की बात हो, ये जो अनावश्यक पैसा खर्च हो रहा है राजनीति में, उससे जब तक हम नहीं बचेंगे कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति और नेगेटिव धारा को जो है ना बढ़ाएगा। एक बड़ा निंदनीय और सोच का विषय है कि भारत जो है ना एक कर्मठ जो है देश रहा है, वैदिक समय से जो है ना कर्म को प्रधानता दी गई है, और गीता में तो भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और कारण ये है क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं वो वर्तमान में करते हैं, और जो उसका फल है वो भविष्य में मिलता है। तो ना तो आपका पास्ट पे कोई नियंत्रण है, ना आपका फ्यूचर पे कोई नियंत्रण है।
लिहाजा आपका नियंत्रण केवल आज के इस समय के क्षण पे है। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा अभी नियंत्रण है। इसका क्या परिणाम निकलेगा उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लिहाजा गीता में यही बात कही गई है कि हमें उस पर फोकस बढ़ाना चाहिए। तो हम जो है जो अभी जो फ्रीवी की राजनीति है कि हर चीज को हम फ्री में बांट रहे हैं, एक सोच और निंदा का विषय है कि सभी पार्टियां कमोवेश जो है वो पैसा बांटती हैं, वो शराब बांटती हैं, वो साड़ियां बांटती हैं, और आपको जो है वो कितना आपका सेल्फ स्टीम को वो कुठाराघात कर रही है। वो आपको जो है आपकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, जो आपकी सेल्फ स्टीम है, उसको जमीन के नीचे ले जा रही है। मेरे ख्याल से जो ये फ्रीवी कल्चर है, जो ये पैसे बांटने का कल्चर है, जो ये इसका कल्चर है, इसको बहुत ही सीरियस ऑफेंस बना देना चाहिए, इसको नॉन अवेलेबल बनाना चाहिए, और जो भी इस अपराध में जो है ना सम्मिलित पाया जाता है उसको मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट होना चाहिए, और यदि वो सेकंड टाइम जो है ना यदि अपराध करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। हमें जो राजनीति में इलेक्शन पे जो एक्सपेंडिचर है उस पर अब काम करना चाहिए। कोई बैलेट बॉक्स नहीं होंगे, कोई निशान नहीं होंगे, जिसको जो कुछ भी कहना है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है ना कहे। चूंकि अब ढेर सारे जो है ना चैनल्स, लाखों और करोड़ों में चैनल्स जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इस फिजिबिलिटी को प्रोवाइड करती है। तो अब हमें जीरो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात करना चाहिए। जिसको जो कुछ भी कहना है वो मुद्दे की बात, और वो ये बात कहने की बजाय, इसके ऊपर आरोप लगाने की बजाय उस आरोप लगाने की बजाय वो कह सकता है कि इसने क्या गड़बड़ किया है, उतना कहने का उसे हक है, लेकिन उसे ये जरूर कहना चाहिए कि वो क्या करेगा। वो आने वाले 5 साल में क्या करेगा ये जरूर कहना चाहिए। ये दोनों मुद्दे और क्राइम फ्री भारत एक बहुत जुड़े हुए मुद्दे हैं। यदि हमारी राजनीति स्वस्थ होगी तो हमारी सोच स्वस्थ होगी, हम सही जो है ना कानून बनाएंगे, हम सही काम करेंगे, हमारा जो है ना सही जो है ना कोर्ट काम करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो कोर्ट की भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। हम जो है जैसे कि हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर लिखी जाएगी। डॉक्टर कर्नावत जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने इसका खाका बनाया है, जो हम इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो कल जो है बिना कोर्ट जाए कोर्ट का ट्रायल संभव होगा, और एक कोर्ट का ट्रायल आज के ट्रायल से कम 1000 गुना बेहतर होगा, पूरी तरह से लीगली एक्सेप्टेबल होगा। हमारे जैसे एज्यूम करिए कि जगह जगह पे बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड विटनेस सेंटर्स होंगे, उस विटनेस सेंटर पे जो है ना 3 तरीके के प्रोटोकॉल होंगे। पहले हम उसकी आइडेंटिटी प्रोटोकॉल को देखेंगे, देन हम उसको कोई भय तुम्हें तो नहीं है, हम उस प्रोटोकॉल को देखेंगे, और यदि वो इन दोनों प्रोटोकॉल में पास होता है तब उसकी गवाही होगी, और उसकी गवाही उसके चेहरे के साथ साथ उसके पैरों पे, उसकी पूरी बॉडी पे भी फोकस करेगा। तो यदि वो कहीं झूठ बोल रहा है, उसको पसीना आ रहा है, वो हकला रहा है, तो हम संभवतः उन चीजों को भी कैप्चर कर पाएंगे। यदि उसको किसी ने भय में रखा हुआ है तो वो सेकंड प्रोटोकॉल में ही फेल कर जाएगा, और सिस्टम उसे क्वारंटाइन करेगा। जब वो अपने भय से बाहर आ जाएगा तभी उसकी गवाही संभव हो पाएगी। आगे चल के जो कोर्ट की जो 3 करोड़ पेंडेंसी है, हमारे पास उसका एक एक्शन प्लान है कि हम उसको 1 साल की समय सीमा में उसे डिसॉल्व करेंगे। तो न्याय जो है ना वो अवेलेबल होगा। जब जो है ना जो जिसके पास समर्थ है वो उसके जिंदा रहते तो न्याय हो नहीं पाता है। वो जो है जब ऊपर पहुंच जाता है तब उसको यदि आप सजा भी देते हैं तो कोई मतलब मायने नहीं रखती है, और इससे कोई सही संदेश नहीं जा पाता है। तो इस सिस्टम के तहत 1 महीने के अंदर जो है फैसले हो पाएंगे, अधिकांश केसेस में जो है ना सजा हो पाएगी, और क्राइम करना अपने आप में एक ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हम ना केवल जो है ना बाय कन्विक्शन जो है ना एक इम्पैक्ट डालेंगे,
बल्कि सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन के माध्यम से भी हम सशक्त रूप से जो है ना, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये कम्युनिकेट कर पाएंगे कि अब अपराध करना उनके लिए एक ऑप्शन नहीं है, एक अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपराध करने की नीयत से निकलेंगे, सिस्टम में ऐसी कैपेबिलिटी क्रिएट कर ली गई है कि सिस्टम विभिन्न एट्रीब्यूट्स के आधार पर ये आसानी से अनुमान लगा सकता है कि उसने वो अपराध करने की नीयत से निकला है, और इसके पहले वो अपराध कर पाए स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेसेस के तहत हम उसे अरेस्ट कर पाएंगे। चूंकि हम इतने सारे लोगों को वो कर रहे हैं तो बहुत सारे रोजगार डेवलप होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट डेवलप होंगे। इनको किसी शासकीय सेवा में आने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने काम के साथ साथ जो है ये एक्सपर्ट वाला भी काम करेंगे, वायलेशन को कैप्चरिंग वाला भी काम करेंगे, और जो लोग पैसे कमाने के लिए अपराध कर रहे हैं वो उनकी जगह जेल में नहीं है। उनका जो है इलाज है कि वो उनके ऊपर बड़ा हैवी फाइन जो है ना किया जाए, और उसका आधा पैसा जो है वो जिसने एविडेंस कैप्चर किया है उसको पहुंचाया जाए। तो इतने सारे लोग जो है इस प्रक्रिया में लग जाएंगे कि उनकी आंखों से एक भी अपराध छिपा नहीं रहेगा। तो जब हर अपराध का संज्ञान हो जाएगा और हर अपराध का जो है ना पर्याप्त साक्ष्य हो जाएंगे और हर अपराध का जो है कन्विक्शन की सर्टेनिटी होगी, तो अपराध करना एक अवसर होगा ही नहीं। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना पड़ेगा। आज हमारी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव दिशा में जा रही है। अब देखिए, हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो हम हमेशा अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। हम जो है कैसे हम साइबर सिक्योरिटी बढ़ाएं उसकी बात कर रहे हैं। तो हम साइबर सिक्योरिटी बढ़ाएं क्योंकि इवन एक क्राइम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्राइम, और स्पेशली यदि वो वाइटल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो उससे इर्रिपेरेबल लॉस हो सकता है और संभवतः उतने बड़े लॉस को सहने की हमें क्षमता ना हो। लेकिन जहां हम साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इस मायने से बढ़ाएं कि कोई ऐसा अटैक ना हो जाए जिससे कि हमारी वाइटल इंस्टॉलेशन को, हमारी वाइटल स्ट्रेटेजी को कोई नुकसान ना हो, इस ध्येय से हम साइबर सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि हम पहले से ही उसके प्रोटोकॉल रिवाइज करेंगे। और हमारा जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जो साइबर फील्ड के बच्चे हैं, साइबर फील्ड के जो प्रोफेसर्स हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि वो मुझसे जुड़ें। हम उनको मॉड्यूल देंगे, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनको गाइड करेंगे कि इसमें कैसे क्या कार्रवाई होना है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल है, जो कि पहले कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल बनाया गया था, अब चूंकि साइबर स्पेस में हम इतना ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं और ढेर सारे क्राइम हो रहे हैं और लोग बाग उस क्राइम को एक बिजनेस बना पा रहे हैं, और ये काम अच्छे पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट कर रहे हैं। तो जो एंटीवायरस बना रहा है वही वायरस बना रहा है। यही लोग जो है हैकिंग कर रहे हैं, यही लोग जो है डार्क नेट बना रहे हैं, यही लोग जो है ना डीप फेक बना रहे हैं। तो यदि हम, जैसे जो भी साइबर क्राइम कर रहा है वो एक बड़े लंबे लोगों को जो है ना बड़े उस पर नेट फेंकता है, ईमेल भेजता है, एसएमएस भेजता है, या सिमिलरली लुकिंग जो है वेबसाइट बनाता है। ये सब चीजें बहुत ही कम समय में पकड़ी जा सकती हैं, और ये सब कार्रवाइयां, अटेम्प्ट भी जो है अपने आप में एक क्राइम है। तो हम क्राइम होने का क्यों इंतजार करें? हम इनके जो है ना इस अटेम्प्ट में ही इनको जेल भेज दें। यदि आपने किसी को अपराध करने की नियत से यदि 1000 जो है ना आपने मेल भेजी हैं, तो 1000 और उसमें 3 साल की सजा है, और हम यदि वो 1000 मेल भेजने के लिए सभी 1000 केसेस में हम संज्ञान ले लेते हैं और उसको प्रोसिक्यूट कर देते हैं, तो उसको 3000 साल की सजा हो जाएगी, वो जेल में सड़ जाएगा। ये सभी पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट हैं। ये जो भी ये गड़बड़ी कर रहे हैं वो इस लालच में कर रहे हैं कि उससे उनको धन मिलेगा, वो एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे, वो अपनी पत्नी के साथ जो है ना हवाई जहाज से घूमेंगे, ऐश करेंगे, 5 स्टार होटल से ठहरेंगे। वो जेल में सड़ने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। यदि हम उनकी जेल की यात्रा सुनिश्चित कर देंगे तो ये सब साइबर क्राइम विलुप्त हो जाएगा। और उसके लिए हमें
जो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल है उनको रिवाइज करना होगा। तो जो भी मुझे सुन रहा है, मैं उसके माध्यम से जो है उसका आह्वान करता हूं कि प्लीज ज्वाइन मी। मैं आप सब लोगों को इंटर्नशिप दूंगा, बाकायदा सर्टिफिकेट हमारी संस्था के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और हम जो है ना वो छोटे छोटे मॉड्यूल को और तेजी से बना पाएंगे जो कि साइबर क्राइम को नहीं होने देंगे। तो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि हम प्रोटोकॉल को क्या रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो पहला प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो अभी आईपी बेस्ड हेडर्स फुटर वगैरह जो भी है वो जो हैंडशेकिंग का है, दैट इज द वन प्रोटोकॉल। देन द सेकंड प्रोटोकॉल जो कि वोलाटाइल डाटा है, उससे हम जिस डिवाइस के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है हम उसको कैप्चर करेंगे। तो चाहे वो मैक आईडी हो, चाहे IMEI नंबर हो, वो सेकंड प्रोटोकॉल में वो एक्सट्रैक्ट होके डाटाबेस का जो है ना हिस्सा बन जाएंगे। फिर वो आपको हैंडशेकिंग तभी परमिट करेगा जब वो आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर लेगा। कुछ लोग जो है ना इस बात की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि साहब ये प्राइवेसी वाला मामला है, तो चूंकि हम गारंटी ऑफ द प्राइवेसी आपको दे रहे हैं, लिहाजा आपको प्राइवेसी की चिंता नहीं पालना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपका जो है आइडेंटिटी कैप्चर होगी। देन नेक्स्ट प्रोटोकॉल में वी विल कैप्चर द लोकेशन, और लोकेशन का हम जो यूज करना चाहते हैं कि यदि आप किसी एनिमिकल कंट्री से हैं, यदि आप एनिमिकल जगह पे हैं जहाँ पे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो रहा है, तो हम वहाँ पर एडिशनल प्रोटोकॉल लाएंगे जिसमें कि आप कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा, उसका आपको जो है ना एक वो करना पड़ेगा। आपको यदि जरूरत होगी तो आपको अपने बैंक डिटेल्स और वो करना पड़ेगा, जिससे कि हम आपको फाइनेंशियली जो है वी कैन स्टिल जो है ना हार्म यू इफ यू वायलेट और इफ यू गो एंड कमिट सम साइबर क्राइम। यदि हम यहाँ आपकी आइडेंटिटी को कैप्चर कर ले रहे हैं, वहाँ हमारे जो डाटा एनालिटिक्स और टूल्स हैं वो आपके साइबर क्रिमिनल बिहेवियर को कैप्चर कर रहे हैं, और हमारा ऑटो जो है साइबर इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम है वो आपके सभी एविडेंस को भी कैप्चर कर ले रहा है। तो द मोमेंट यू विल कमिट क्राइम यू आर पेविंग योर वे टू गो टू द जेल। केवल हम जो कह रहे हैं इसे हकीकत में कन्वर्ट करना है। यदि हम इसे हकीकत में कन्वर्ट कर पाएंगे तो ये हमारे विद्वान बच्चे जो वायरस बना रहे हैं, जो OTP क्राइम कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस क्राइम कर रहे हैं, जो बाकी क्राइम कर रहे हैं, वो क्राइम करने से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्राइम वो जो है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस क्राइम करने के बाद भी चूंकि पुलिस की क्षमता नहीं है, पुलिस उसका संज्ञान नहीं ले रही है, पुलिस उसमें जो है ना इन्वेस्टिगेशन करने की क्षमता नहीं है, उसमें तत्काल जो है ना चालान करने की स्थिति में नहीं है, कोर्ट से सजा दिलाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सभी लोग बल्ले बल्ले और एंजॉय कर रहे हैं। यदि उनको लगेगा कि वो जेल में सड़ जाएंगे तो उनमें से कोई क्राइम नहीं करेगा। तो मैं इस सेशन के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स का और सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि वो जो है इससे जुड़ें और दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय लेट्स जो है मेक आवर कंट्री क्राइम फ्री बाय आवर ओन इनिशिएटिव, बाय आवर ओन वर्क, बाय आवर ओन थिंकिंग, by creating our own solution, by creating our own legislation, and finally compelling the political process to do it in the best national interest। और यदि वो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में नहीं करते हैं तो पूरे समाज को जागृत होके उन्हें ये एहसास करना चाहिए कि फिर वो सत्ता में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये राजनीतिक क्लींसिंग नहीं करेंगे, हमारा कहीं ना कहीं जो है अपराध मुक्त भारत जो है एक सपना रह जाएगा, वो एक हकीकत में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? मैंने जो अभी उद्गार व्यक्त किए हैं इससे आप कितने हद तक सहमत हैं? और आप अपना पक्ष रखिए। आप हेलो जी जरा बच्चों को शांत करा दीजिए। हेलो बताइए। हेलो हाँ बोलिए, आप सुनाई दे रहे हैं। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि राजनीति आज पतन के रास्ते पर है। राजनीति का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। पिछले 20-30 वर्षों के अंदर राजनीति में अर्थबल और बाहुबल बहुत बड़ा है। इस अर्थबल और बाहुबल को हम तोड़ेंगे
तभी जाकर के राजनीति का शुद्धिकरण होगा। और आप और हम जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन लोगों को राजनीति में आगे आना पड़ेगा। आज स्वच्छ छवि वाले लोग राजनीति में आगे नहीं आ रहे हैं और अपराध वृत्ति के लोग ही आगे आ रहे हैं और हम सब उनको वोट दे रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें जनता को इतना जागरूक करना पड़ेगा कि जो अपराध वृत्ति का उम्मीदवार है उसको, चाहे हम किसी भी पार्टी के हम मानने वाले हों, उसको हम वोट नहीं देंगे। आपका ये भी कहना बहुत ठीक है सर कि जो राजनीति के शिखर पर बैठे हुए हैं और जो अर्थनीति के शिखर पर बैठे हुए हैं, बड़े आदमी बड़े अपराध करते हैं और छोटे आदमी छोटे अपराध करते हैं। और इन बड़े अपराधों और छोटे अपराधों को तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम जनता को जागरूक करें सर। वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, जनता के बीच में जाकर के ही हो सकता है। और तभी राजनीति में जब ये अपराधीकरण के लोग चुनाव हारेंगे तो जनता में एक नया विश्वास पैदा होगा। आपका ये कहना भी बिल्कुल ठीक है कि बड़े ओहदों के ऊपर 2 टर्म से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर 1 या 2 टर्म से कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री का पद भी होना चाहिए। और पार्टियों को भी नए चेहरों को टिकट देना चाहिए। जो 5-5 बार चुनाव जीत चुके हैं उनको टिकट नहीं दे करके नए चेहरों को, जो ईमानदार हैं, कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनको यदि विधानसभा और संसद के अंदर भेजा जाएगा तो मैं समझता हूं अपराध इस देश से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपराध होने का एक कारण और भी है सर कि जो आपने कहा कि हम फ्री में चीज़ें बांट रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर एक आलस्य पैदा कर रहा है। और इस आलस्य कर्मण्यहीनता के कारण हमारा देशवासी आज काम करने से कतरा रहा है। साइकिल हम फ्री में दे रहे हैं, अनाज हम फ्री में दे रहे हैं, कपड़ा हम फ्री में दे रहे हैं और तरह तरह की हम उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और इस स्कॉलरशिप के दौरान ही आज व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है और केवल स्कॉलरशिप का उपयोग करता है और केवल कॉलेजों में जाकर के अपराध की तरफ लिप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हमें स्कॉलरशिप भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मान लिया गया है कि ये इस जाति का है, इस जाति का है, इसका आरक्षण है, इसलिए इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी इतने प्रतिशत। ये आरक्षण का जो कानून लाया गया है, इस आरक्षण के कानून में भी पर्याप्त संशोधन होना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के ऊपर आरक्षण मिलेगा और चुनाव के टिकट मिलेंगे तो फिर संसद और विधानसभाओं में बदलाव नहीं हो पाएगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं, जो आपने आरक्षण वाली बात कही। आरक्षण 2 तरीके के हैं। एक आरक्षण है जो कि शुरू में दिया गया है, ठीक है ना, मतलब जब आप नौकरी में आ रहे हैं और आपको आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण जो है किसी के प्रति अन्याय हो सकता है, ये अगेंस्ट मेरिट हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो है, जो आरक्षण पदोन्नति में है, वो तो मेरे लिए, मैं सोचता हूं कि वो तो पाप और अत्याचार की कैटेगरी में आता है। कि आप ये बताइए कि आप जो है कम मेरिट के साथ नौकरी में आए, आपकी सेवा भी कम है, आपको कम अहर्ताओं के साथ प्रमोट किया गया है और आपको जो है उस व्यक्ति का बॉस बना दिया गया है जिससे शायद आपने काम सीखा हो सकता है कि उसने काम सिखाते वक्त आपको डांटा भी हो और आप उसमें मन में गांठ बांध के फिर उसको आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि पदोन्नति में आरक्षण क्या अत्याचार नहीं है? बिल्कुल है सर, ये अत्याचार है। एक व्यक्ति को जो है, जो कि कम मेरिट के साथ, कम जो है ना जिसका अनुभव है, उसका जो है वो भी कम है, उसको जो प्रमोशन दिया जा रहा है वो भी कम जो है ना अहर्ता के साथ दिया जा रहा है, फिर उसमें आरक्षण के माध्यम से उसे अपने ही सीनियर से जो है ना से सीनियर कैसे बनाया जाना चाहिए। मतलब जिसका वो सबऑर्डिनेट है उसका बॉस बन जा रहा है, उससे जो है ना पूरी चीज डिस्टॉर्ट हो रही है। तो आप ये बताइए कि क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या लॉजिक है इसका? क्योंकि नौकरी में आज ही राजस्थान के मुख्य सचिव का निर्णय हुआ है सर, और 10 व्यक्तियों को आगे किया गया। मैं किसी इंडिविजुअल केस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिद्धांत वाली बात कहूंगा कि मेरे दिमाग में यदि किसी व्यक्ति को
पदोन्नति में यदि आरक्षण दिया जा रहा है तो ये जिन व्यक्तियों को सुपरसीड करके उसे जो है ना आरक्षण का लाभ देते हुए उसका सुपीरियर बनाया जा रहा है, ये उन लोगों के प्रति अपराध है, ये उन लोगों के प्रति अत्याचार है जो लोग इसे झेल रहे हैं। हमारे IAS IPS में चूंकि हम लोग के में जो है ना ये नहीं होता है, इसलिए हमको शायद उसका उतना कष्ट का एहसास नहीं है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं जहाँ की वो उसको झेलते हैं, जरूर उसकी वो पीड़ा को महसूस करते होंगे। और मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि ये शुद्ध अत्याचार है और ये अत्याचार बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये अत्याचार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है, तो वो ये जो राजनीति का शुद्धिकरण जो है जब तक नहीं होगा तब तक हम अपने देश को अपराध मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम ये कहें कि हम ये आधा काम कर लेंगे आधा काम नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका काम है पॉलिसी, तो पॉलिसी के ऊपर वो फोकस करे, उसे एग्जीक्यूटिव डोमेन में नहीं जाना चाहिए, उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जीक्यूटिव डोमेन में काम कर रहा है, चूंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, अभी मैं नितिन गडकरी जी को सुन रहा था और मैं नितिन गडकरी जी को जो है ना बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग जो कि 200 करोड़ की है वो 2008 में जो है ना उसे कंसीव किया गया था और 2011 में उसे स्वीकृत किया गया, और इन लोगों ने 2011 से अभी 2020 में जो है ना उसको मात्र 200 करोड़ की बिल्डिंग को बनाने में 11 साल का समय लगा, 9 साल का समय लग गया। और यदि हम 2008 से बात करें तो जब से कंसीव हुआ तो 12 साल का समय लगा, जो एक अपराध जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि मैं इनको तो कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी तारीफ कैसे करूँ, मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने ये बात कही कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कार्यालय में उनकी फोटो लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बारे में रिसर्च किया जाए कि इसको अटकाने में कौन लोग सिद्धस्त हैं, और जो ये अटकाने में सिद्धस्त लोग हैं इन लोगों ने चाटुकारिता और इसके कारण ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है कि यही उस ओहदे से चिपके भी रहते हैं अपने चाटुकारिता के कारण। तो अब एक समय आ गया है कि हम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल को बदलें। तो हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि कैप्चरिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करेगा, उसका काम ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत जो है ना कैप्चर करके वो एवेल्युएट करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो उसको एवेल्युएट करने की स्थिति में ही नहीं है। 360 डिग्री के कारण वो से डरा रहता है, तो या तो वो जो है अज्ञानता में सबको एवरेज दे देता है या डर के कारण भी उसको एवरेज दे देता है। कुल मिला के परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है वो शुद्ध जो है बेकार है। और इसमें यदि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को एज ए टूल यूज करेंगे तो हम प्रोफेशनल एरिया में वो एनर्जी को डाल पाएंगे, और ये जो चाटुकारिता का कल्चर है हम उसको काफी हद तक जो है ना बदल पाएंगे। और दूसरा जो है वैल्यू एडिशन का वो होना चाहिए। जो अपने आप को वरिष्ठ कह रहा है, यदि उसे अपने अनुभव और ज्ञान का उसकी वरिष्ठता है तो उसका असेसमेंट वैल्यू एडिशन से होना चाहिए। चूंकि अब अधिकांश ई ऑफिस हो गए हैं तो किसने क्या वैल्यू एडिशन किया है ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। ये भी निकल जाएगा कि किसने जो है चीजों को नहीं होने दिया है, किसने इसमें अड़ंगा डाला है। ये सब चीजें 2 मिनट के अंदर प्रेसिपिटेट होकर सामने आ सकती हैं। एक समय आ गया है कि हम उस सिस्टम को डालें जिससे जो अपने आप को वरिष्ठ कह रहा है, वरिष्ठ कार्यालय कह रहा है, उसकी सोच पॉजिटिव रहे, वो वैल्यू एडिशन करे, वो अपनी नेगेटिव वैल्यू के कारण जो है ना चीजों को डिले ना करे, वो राष्ट्र के जो है ना हित को जो है ना कंप्रोमाइज ना करे, अपनी जो है ना अकर्मण्यता के कारण जो है अपने सेफ प्लेइंग के कारण वो राष्ट्रीय हितों से कंप्रोमाइज ना कर पाए। और यदि ऐसा वो करता है तो उसको जो ऑटोमेटेड जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसी से उसका ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो है ना उसकी लिंक हो जाना चाहिए। वो जो है नेताओं के कारण नहीं होना चाहिए, वो इस परफॉर्मेंस इंडेक्स से लिंक होना चाहिए। यदि परफॉर्मेंस इंडेक्स से लिंक होगी तो जिसका परफॉर्मेंस कम होगा वो क्रिटिकल पदों पर पहुंच ही नहीं पाएगा। अभी
जो ऐसे बदमाश लोग हैं वही क्रिटिकल पदों पर पहुंच पा रहे हैं। इस व्यवस्था को पलटने की जरूरत है, और ना तो इसमें 360 डिग्री की जरूरत है। जो आपका काम है उसी से आकलन को एक्सट्रैक्ट किया जाए, उससे बेहतर कोई बात नहीं है। आदमी जो है वो ऑब्जेक्टिव आकलन करने की उसने अपनी शक्ति खो दी है। आज के जमाने में कोई किसी का बुरा नहीं बनना चाहता है, या तो वो जो है ना दुष्टता और धृष्टता के कारण जो है ना बहुत एडवर्स एसीआर देगा, या अपनी जो है ना खाल बचाने के लिए और सबको गुडी गुडी करने के लिए एक एवरेज सीआर दे देगा। या तो इस तरीके, और जो लोग दुष्ट लोग हैं आप देखिए वो सभी लोगों से अच्छी एसीआर ले जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर न्यूसेंस वैल्यू। तो कहीं ना कहीं यदि हम राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रीय डिसीजन लेने में यदि गति पैदा करना चाहते हैं, तो जो माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है दैट शुड बिकम ऑर्डर ऑफ डे, जिन्होंने जो है इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, स्पेशली जो ओवर डिलेड प्रोजेक्ट हैं, ये इनको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देना चाहिए कि साहब फलाना कोर्ट में चला गया, फलाना वो चला गया है। बच्चों को, एमबीए के बच्चों को रिसर्च स्टडी में देना चाहिए, एंड देन दे शुड कम आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले। और जो रिस्पॉन्सिबल डिले के लिए है वो केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होना चाहिए, उसको चार्जशीट भी किया जाना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसे नौकरी से निकाला भी जाना चाहिए। यदि हम ऐसा सिस्टम लाएंगे तो हमारी जो गति है, डेवलपमेंट की गति, वो चौगुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्राइम फ्री भारत ले पाएंगे, यहाँ पर हम जो है दूध की नदियां बहा पाएंगे, हम वहाँ पे हेल्दी भारत भी पैदा कर पाएंगे, हम जो है जो उनकी पर कैपिटा इनकम है उसको तिगुना भी कर पाएंगे, जीडीपी को 5 गुना भी कर पाएंगे। और उसके साथ साथ यदि उसमें एनर्जी जुड़ गई और सभी लोग यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में और काम करेंगे, तो ये चाटुकारिता के कारण या बदमाशी के कारण या जो सर्विस प्रोवाइडर के जैसा जो बन गए हैं कि हम तुम्हारे हितों को साधेंगे, तुम हमारे हितों को साधोगे, ये जो है नेक्सस को ब्रेक कर पाएंगे। और हम जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी की जो सोच और शक्ति वो एक राष्ट्रीय हित में, एक जनहित में हम लगा पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर करुणाकर सर जो है इन जो अभी हमने कुछ बिंदु जोड़े हैं इनके बारे में भी अपने उद्गार दें, और फिर फाइनली हम उनसे ये चाहेंगे कि वो रणनीति बताएं कि कैसे वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे जो है ना वो लोगों को से जो है ना आश्वासन करेंगे, कैसे जो है ना बड़ी संख्या में लोग जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसे जो है ना ये लोग जो है ना इस संस्था से जुड़ें, और हम जो है एक क्राइम फ्री भारत और समृद्ध वैभवशाली भारत बनाने में हमें सफल होना चाहिए। कुछ राजनीतिक सोच यदि वो कुंठित है, यदि वो आपराधिक है, तो उनके कारण जो है हमारा देश सफर नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि अपराधियों को अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ही यदि हम लार्जर उसमें कहें कि जो भी नेगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति है उसे नेगेटिव सोच के साथ जीना उसके लिए एक ऑप्शन नहीं होगा। हम उसकी नेगेटिव सोच, उसकी नेगेटिव अकर्मणता को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे आंकड़ों में कन्वर्ट करके यदि जरूरत होगी तो उसको उच्च पदों पर नहीं जाने देंगे, और जरूरत होगी तो उसे नौकरी से भी बाहर करेंगे। इस तरीके का नियम कानून जो है ना लाया जाएगा, जिससे कि हमारा देश ना केवल जो है ना क्राइम फ्री हो बल्कि समृद्धशाली भी हो, और वहाँ वैदिक चीजें और बाकी चीजें भी लाई जाएंगी। तो हमारा जो देश है वो हैप्पीनेस के लिए तरफ आगे बढ़ेगा। मटेरियलिज्म में हैप्पीनेस नहीं है। आपने बड़ा घर बना लिया इससे आप खुश होंगे, जरूरी नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी है इससे आप खुश होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है कि हमारी सोच, हैप्पीनेस इज ए समथिंग विच इज इनसाइड, हमारा बाहरी तत्वों से क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हैप्पीनेस है। तो यदि हमारी सोच में परिवर्तन होगा तो हम उन्हीं कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं, और ये एक दूसरा व्यक्ति सभी तरह के सुखों के बीच में भी वो दुखी रहेगा। तो सुख और दुख जो है एक एहसास है, दे आर इंटरनल रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। तो हमें रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्टिमुली बदलना होगी। क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने एज ए रिफॉर्मर बहुत लंबे समय तक अपना जीवन लगाया है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि इन बिंदुओं पे आप प्रकाश डालेंगे। तो चूंकि आपकी जो तपस्या है
उसकी एनर्जी जो है इस अभियान को मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी वो एनर्जी है, वो एनर्जी इस अभियान को मिले और ये अभियान निश्चित तौर पर हकीकत बने और निश्चित तौर पर इसे आने से कोई भी शक्ति रोक ना पाए। ऐसा ऐसा हम जो है ना इसको इस ढंग से कंडक्ट करें और ये सर्टनली डूएबल होना चाहिए और ये उन सब चीजों को जो है ना इस क्राइम फ्री भारत मिशन में सम्मिलित होना चाहिए जो देश के हित में है, चाहे वो ग्रीन हर्बल न्यूट्रिशन रिच केमिकल फ्री मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत हो, चाहे वो अल्फा 2 देसी मिल्क वाला जो है ना मिल्क रिच भारत हो, चाहे वो जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत हो, चाहे वो जो है ना मशीनरी इक्विपमेंट रिच भारत हो, चाहे वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन रिच भारत हो। हम सब भारतों को जो है ना इस क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना ब्रॉडर अम्ब्रेला में हम जनरेट कर रहे हैं। इन सभी थीम के ऊपर वेबसाइट बनाई जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे काम कर रहे हैं। इन वेबसाइट के माध्यम से उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और एक फोर्स क्रिएट किया जाएगा। जब तक हम अवेयरनेस और लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, अभी दुष्ट लोग जो है वो आपस में संगठित हो रहे हैं, दुष्ट लोग जो है आपस में षड्यंत्र करके जो है देश के विरोध में जो है ना काम कर रहे हैं और ऐसे ही दुष्ट लोग जो है ना वो राजनीति में आ गए हैं, ऐसे ही क्रिमिनल लोग राजनीति में आ गए हैं। तो अब अवेयरनेस क्रिएट करके हमें, आप राजनीति में रहिए लेकिन आपको जो है ना जनहित चार्जर मंगाना, बैटरी खत्म हो रही, आपको जनहित के निर्णय लेना होंगे। कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक प्रक्रिया को के लिए फोर्स करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कर्नावत जी जो है ना मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फाइनल बात कहिए इसमें, और मैं देखता हूं कि तब तक कुछ कहीं पे भी कोई कमेंट आया है तो मैं देखता हूं। गुप्ता साहब बहुत आभारी हूं मैं आपका। मैं कहूँगा कि अगले 2-3 महीनों में राजस्थान के 3-4 जिलों के अंदर अपराध मुक्त भारत के काम को आगे बढ़ा सकूं। और आपने जो बातें बताई है उसके अंदर मैं समझता हूं कि मनुष्य के अंदर संयम, अनुशासन और अपरिग्रह को अगर हम लागू कर पाएंगे तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संयमित करेगा, और जब आवश्यकताएं संयमित होगी तो अपराध भी हमारे कम होंगे और देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा अनुशासन बढ़ना चाहिए, हमारी राष्ट्रभक्ति बढ़नी चाहिए, हमारी कर्तव्य निष्ठा बढ़नी चाहिए। हम प्रतिदिन चाहे किसी भी उम्र के हों, 30 साल के चाहे 70 साल के, लेकिन हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम 10-12 घंटा काम करेंगे और यदि हम कर्मनिशील बन गए तो हम इस देश को एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। आपने बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है, राम तुम्हारा नाम स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आप इसकी अगुवाई करें, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। चूंकि और कोई प्रश्न नहीं आया है तो मैं इस आह्वान के साथ इस सेशन को जो है ना खत्म करता हूं कि मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप जिस ग्रुप से को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये मेरा जनरल पब्लिक को आह्वान है, वो अब जो है ना क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप, और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, यदि मीडिया है तो मीडिया, यदि आप साहित्यकार हैं तो साहित्यकार, यदि आप जो है एडवोकेट हैं तो एडवोकेट, यदि आप समाज सेवी हैं तो समाज सेवी, इस तरीके का जो है ना हम ग्रुप को पैदा करें जिसके नेशनल कन्वीनर बनाएं, स्टेट कन्वीनर बनाएं, जिला कन्वीनर बनाएं, ब्लॉक और तहसील कन्वीनर बनाएं, और हम जो है गांव के कन्वीनर भी बनाएं, और एक पूरा जो है ना नेटवर्क बना के एक बड़ी संख्या में लोगों को पीछे खड़ा करें। यदि हम 10 से 20 करोड़ लोगों को यदि इस मिशन में अपने पीछे खड़ा कर पाएंगे तो हम राजनीतिक शक्तियों को भी यह महसूस करा पाएंगे, यह एहसास दिला पाएंगे कि इतने बड़े जो है राष्ट्रहित के मामले को वो नजरअंदाज ना करें, ये उनके भले के लिए भी है और राष्ट्र के भले के लिए भी है, तो कृपया उसमें काम करें। हमारा ये सौभाग्य है कि इस समय देश का नेतृत्व जो है 2 शक्तिशाली नेताओं के हाथ में है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय श्री अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने जो मैंने पहले कहा वो तो उन्होंने किया ही है, उन्होंने पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने फॉरेंसिक
साइंस की जो है ना यूनिवर्सिटी बनाई है, वो जितने भी मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा, उसमें उसको मैं क्या क्या चीजें जोड़ा जाना है, क्या क्या करना है, वो भी उन्होंने जो है ना बीड़ा उठाया हुआ है। तो इस सोच के साथ, और वहां पे जो है मिस्टर नितिन गडकरी जैसे जो है सहृदय नेता हैं, इन इन सहृदय लोगों के साथ हमें विश्वास है कि जो भी नेगेटिव अभी अपन ने बातें कही हैं, वो जरूर जो है बहुत ही सॉलिड जो है ना समाधानों के साथ इन सब बिंदुओं पे काम करेंगे, राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे, क्राइम फ्री भारत को जो है ना सपोर्ट करेंगे, और क्राइम फ्री भारत जो कि ऑलरेडी नेशनल पुलिस मिशन है, मैं आगे एक बार फिर से उनसे निवेदन करता हूं कि वो मुझे व्यक्तिगत समय दें 15 मिनट का। मैं उनको जो है ना फेस टू फेस इसकी बारीकियों को से कन्विंस करूंगा, और चूंकि ये डुएबल है तो ये राष्ट्र हित में अविलंब से आना चाहिए। इसके ये एक व्यक्ति की सामर्थ्य से बहुत बड़ी चीज है, ये मेरी सामर्थ्य की बहुत बड़ी चीज है, लेकिन चूंकि मैं सोच पा रहा हूं इसलिए मैं पूरी शक्ति से लगा हुआ हूं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री की शक्ति चाहिए, मुझे माननीय अमित शाह जी की शक्ति चाहिए, हमें माननीय नितिन गडकरी की शक्ति चाहिए, क्योंकि मैं जो है रोड एक्सीडेंट्स को जो है एक साल में कैसे 50% से भी नीचे ले जाएं, इस रणनीति पे भी हम काम कर रहे हैं। हमें महिला जो है ना सशक्तिकरण पे भी हम काम कर रहे हैं। हम जो है इलीगल आर्म्स ड्रग्स पे भी काम कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए निश्चित तौर पे इन जो है आपकी शक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस इच्छा शक्ति के आप धनी हैं, और आपने अपने पीछे कोई जो है ऐसा नेगेटिव बैकग्राउंड नहीं छोड़ा है, आप किसी मजबूरियों से बंधे नहीं हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप बहुत जल्दी जो है मुझे आहूत करेंगे, और मैं विस्तार में जो है ना इसके बहुत पहलुओं से आपको अवगत करा पाऊंगा, आपको कन्विंस कर पाऊंगा, और यदि ये राष्ट्र हित में संभव है तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश इससे वंचित रहे। इसी आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से समस्त लोगों से आह्वान करता हूं कि वो क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप बनाएं, अपने अपने उसका, और उसके राष्ट्रीय कन्वीनर बनाएं, राज्य कन्वीनर बनाएं, जिला कन्वीनर बनाएं, ब्लॉक और तहसील कन्वीनर बनाएं, और ग्राम कन्वीनर बनाएं, और जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और एक बड़ी फौज को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के पीछे खड़ा करें, और बाद में हम लोग साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। यह बात हम लोग दीप जला के, थाली बजा के जो है ना हम जरूर जो है ना इसे सिद्ध करेंगे, और जनता को दिखाएंगे। और आगे चल के हमारा तो यहाँ तक भी कहना है कि क्यों क्राइम फ्री भारत, लेट्स टॉक क्राइम फ्री वसुंधरा। हम जो है वसुंधरा कुटुंबम में विश्वास रखते हैं, हम लोग जो है उस वैदिक सोच के व्यक्ति हैं। हम जो है इवन देश की बाउंड्री में भी अपने आप को नहीं बांधना चाहते हैं। देश एक महत्वपूर्ण है, एक पॉलिटिकल वो है, लेकिन यदि जो है बगल के देशों में भी यदि अशांति होगी तो उस अशांति से हम नहीं बच पाएंगे। उसकी जो आपकी लपटें हैं वो हमारे पास जरूर पहुंचेंगी नेगेटिव तरीके से। तो बेहतर तरीका है कि सब जगह शांति हो। अब इसमें मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक किसान था, वो बहुत अच्छी फसल पैदा करता था, बहुत अच्छे उसके बीज थे, और वो अपने आसपास के जितने लोगों के थे उनको जो है वो बीज बांटता था। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे इतने अच्छे बीज हैं, तुम इनको अपने बगल के किसानों को क्यों देते हो? तो उसने जो बात कही कि साहब जो है हवा चलती है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यदि बगल में सब स्टैंडर्ड यदि फसल लगी हुई होगी तो उससे हमारे बीज जो है ना प्रभावित होंगे। तो इसलिए जो है ना हम इनको देते हैं, ये हमारा स्वार्थ है, जिससे जो हवा चलेगी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हमारी जो फसल है वो कमजोर नहीं होगी, वो मजबूत बनी रहेगी, और बगल वालों को भी जो है अच्छा जो है ना उनके लिए जो है प्रोडक्शन होगा, उनको अच्छा उसका वो मिलेगा, उनकी भी समृद्धि होगी। तो जब पड़ोसी खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो इसी तरवीज के साथ जो है हमें जो है न केवल अपने देश को
बल्कि हमें पड़ोसी देशों में भी शांति, अमन और चैन के लिए अभी नहीं तो आगे चल के प्रार्थना करना चाहिए। और हमें वसुंधरा कुटुंबम, वसुंधरा जो है के जो सिद्धांत है, उसके सिद्धांत पर हम केवल भारत में ही शांति की बात नहीं करेंगे, आगे चल के हम वसुंधरा कुटुंबम और विश्व जो है ना शांति की बात करेंगे। हमारे वैदिक कल्चर में यही बात कही है, इसका मैं आह्वान करता हूँ। और एक बार फिर से जो है मैं डॉक्टर महेंद्र कर्णावत जी का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ना अपना समय निकाला और उन्होंने जो अपना जीवन एज ए रिफॉर्मर उन्होंने समर्पित किया है, जबकि वो एक सिटिंग जो है ना, जबकि MBBS हैं वो। और आपको मालूम है कि आजकल डॉक्टर कितनी कमाई करते हैं, तो उन्होंने वो कमाई का जो है ना वो तवज्जो नहीं दी, उन्होंने समाज सेवा को तवज्जो दी। हम ऐसे श्री महेंद्र कर्णावत जी का जो है ना प्रणाम करता हूँ, उनका जो है ना अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो समय निकाला है उसके लिए जो है ना मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनका आह्वान करता हूँ कि वो जो एक हमने कन्वीनर वाली बात कही है, तो वो कन्वीनर, स्टेट कन्वीनर, जिला कन्वीनर, ब्लॉक कन्वीनर, तहसील कन्वीनर और ग्राम कन्वीनर अपने ही जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके वो बनाए और एक बड़ी फौज जो है वो क्राइम फ्री भारत के फेवर में इकट्ठी करें। और ये चीज जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोगों तक पहुंचाएं और जैसा भारत हम सोच रहे हैं उस भारत को हम पैदा करें। उसकी टेक्नोलॉजी भी हम बनाएंगे, हार्डवेयर भी हम बनाएंगे, कानून भी हम बनाएंगे और उसे स्थापित भी हम करेंगे। इसी भावना और इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, प्रणाम सर।